हेलो स्टूडेंट्स, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल के बायोलॉजी क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट किया था, तो आज का जो हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जैसे कि ये भी एक सिस्टम है, तो मतलब ये डिफरेंट ऑर्गन्स का बना हुआ है, तभी इसको सिस्टम का नाम मिला हुआ है। तो इसमें जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनको हम सभी को मिला के बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जैसे हमने मेल में देखा था कि वहाँ पे प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो थे वो थे टेस्टिस। तो वैसे ही फीमेल में जो होती हैं यहाँ पे दो ओवरीज होती हैं, एक लेफ्ट ओवरी और दूसरी राइट ओवरी। तो देखिए लेफ्ट और राइट का पता हमें बायोलॉजी में कैसे चलता है। जैसे कि आप वहाँ से देख रहे हो तो आपको तो ये साइड जो है राइट लग रही है और ये लेफ्ट लग रही है, लेकिन हम बायोलॉजी में डायग्रामों को ऐसे देखते हैं, ये मेरी राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड वाली ओवरी राइट ओवरी, ठीक है जी। तो फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो होती हैं ओवरीज, और ये पेयर में होती हैं, एक राइट ओवरी और दूसरी लेफ्ट ओवरी, ठीक है जी। जैसे हमने देखा था कि मेल में जो टेस्टिस थे वो उनके मेनली दो काम थे वहाँ, एक तो वो स्पर्म को बना रहे थे और दूसरा एक मेल सेक्स हार्मोन को सिक्रीट कर रहे थे जिसका नाम था टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पे ये जो ओवरीज होती हैं ये भी बिल्कुल उन्हीं की तरह थोड़ा थोड़ा काम करती हैं। तो ये भी मेनली दो काम करती हैं, एक तो ये अंडा बनाती हैं जिसको हम ओवम बोलते हैं, और दूसरा ये भी एक फीमेल सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करती हैं जिसका नाम है ईस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है जी। तो वैसे एक नहीं, ये 2 3 4 हार्मोन रिलीज करती हैं, लेकिन फिलहाल आपने याद रखना है कि ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन जो होता है वो ओवरीज से सिक्रीट होता है और प्लस यहाँ पे ओवम बनने का काम चलता है, ठीक है जी। अब देखो ये ओवरीज हैं, तो ओवरीज के ऊपर ये जो एक डक्ट यहाँ पे लगी है और दूसरी डक्ट यहाँ पे लगी हुई है, जिनकी के लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ है। इन डक्टों को बोलते हैं हम, इन ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम क्या, ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। ओवरी के साथ में लगी हुई है तो ऑब्वियस सी बात है डक्ट, एक नलिका को बोलते हैं हम डक्ट, है ना। तो इस नलिका का नाम है ओविडक्ट, ओवरी की डक्ट है तो इसका नाम क्या है ओविडक्ट, ओविडक्ट। और इसको हम क्या बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है जी। अब देखिए ये जो ओविडक्ट है इसके भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये भी अलग अलग भागों में बंटी हुई है। तो जो इसका आगे वाला भाग है, जो इसके हेड रीजन के ऊपर ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस हमें दिख रही हैं, इनको बोलते हैं हम क्या, ये फिंगरे जैसी होती है इसलिए इनका नाम भी थोड़ा फिंगरों जैसा, ये फिम्ब्रे, इनको बोला जाता है फिम्ब्रे, ठीक है जी। अब देखिए जैसे हम थोड़ा सा पीछे चलते तो यहाँ पे फनल शेप इसका ये वाला पार्ट है, फनल शेप बिल्कुल है ना, फनल जैसा है, और इसका नाम भी कुछ वैसा ही है, इनफंडिब्यूलम, इसका नाम है इनफंडिब्यूलम, इनफंडिब्यूलम। अब देखिए इससे पीछे जैसे हम चलते हैं तो ये आगे वाला जो इसका भाग है ये थोड़ा उभरा हुआ लग रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ये बाइटर है, थोड़ा सा खुला हुआ है, इस उभरे हुए भाग को बोला जाता है एम्प्यूला। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अपने इस पार्ट को याद रखना है, एम्प्यूला। अब मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, वो क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन की थी कि फर्टिलाइजेशन क्या होती है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जब मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं और जाइगोट बनता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट में जैसे कि स्पर्म और फीमेल गैमेट में जैसे ओवम, ओवम और स्पर्म का मिलके जाइगोट का बनना, उस काम को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। अब देखिए ये ओवम और स्पर्म जो होते हैं वो मिलते कहाँ पे हैं, तो देखिए मिलते तो इस फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर मिलते हैं, लेकिन वो कौन सा पार्ट है यहाँ पे, वो दोनों मिलते हैं। अब पार्ट की जब बात आएगी तो वो है फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट, लेकिन आपने फैलोपियन ट्यूब याद नहीं रखना, क्योंकि देखो जैसे एक क्लास में मान लो कि 2 प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं, एक तो होते हैं सिंपल से बेचारे है ना ऑर्डिनरी, और दूसरे होते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, थोड़ा एफर्ट लगाने वाले, थोड़े मेहनती बच्चे और थोड़े अच्छे बच्चे, है ना। तो आपने
ऑर्डिनरी नहीं बनना, आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा बनना है, क्योंकि आपको पेपरों में ये नहीं पूछेंगे वो कि बताइए फर्टिलाइजेशन जो होती है वो फीमेल के कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट में होती है, वो बोलेंगे कि फीमेल के उस रिप्रोडक्टिव पार्ट के कौन से पार्ट में। अभी मैंने आपको बोला कि ओविडक्ट जो है वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये भी है ना, एक डक्ट है, और इस डक्ट के आगे डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि हमने देखा फिम्ब्रे इसके आगे लगा हुआ है, उसके बाद इनफंडिबुलम है, फिर एम्प्यूला वाला भाग है, फिर लास्ट का ये जो नैरो वाला एंड है इसको हम इस्थमस बोलते हैं, इस्थमस। तो एक्चुअली में वो स्पर्म और ओवम जो होते हैं वो मिलते हैं यहाँ पे आके, यहाँ एम्प्यूला वाले भाग में, यहाँ पे आके दोनों का मिलन होता है और जाइगोट बनता है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है। अब देखिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट की ओर। तो ये जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे पूरा सेंटर में ये वाला भाग, इस पार्ट को बोला जाता है यूट्रस। ये क्या है? यूट्रस। इसको हम यूट्रस बोलते हैं, यूट्रस को हम यहाँ पे बॉम्ब भी बोलते हैं, WMB। तो लेकिन देखो यूट्रस के बारे में भी अपने थोड़ी बहुत चीज़ें याद रखनी है। यूट्रस जो होता है इसके भी डिफरेंट पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। जैसे कि सबसे पहले ये ऊपर वाला जो भाग है इसको बोलते हैं फंडस, इसको बोला जाता है फंडस। उसके बाद ये जो बीच में ये कैविटी जैसी जो है इसका भाग, इसको पूरी को तो इस पूरे भाग को तो बॉडी बोलते हैं, लेकिन ये जो सेंटर में ये जो कैविटी जैसी बनी हुई है, ये जो गड्ढा जैसा बना हुआ है, इसको बोलते हैं यूटेराइन कैविटी। क्या बोलते हैं? यूटेराइन कैविटी। तो अब देखिए ये यूट्रस जो होता है इसको जैसे कि बच्चेदानी भी बोला जाता है। तो यहाँ पे 9 महीने तक बच्चा जो होता है वो यहाँ पे उसकी डेवलपमेंट होती है। तो मतलब कि ये इतना सेंसिटिव पार्ट है क्योंकि इसके अंदर बच्चा बन रहा होता है, 9 महीने तक यहाँ पे वो सर्वाइव करता है। तो इसको क्या किया होगा, ऊपर वाले ने इसको बड़ी खतरनाक सुरक्षा दी हुई है बाहर से, मतलब कि इसके अंदर बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचे, उसको कोई क्षति ना पहुँचे, उसका खास तौर पे भगवान ने ध्यान रखा हुआ है। इस यूट्रस को 3 लेयरों से बाहर से सुरक्षा मिली हुई है। अब इन तीनों लेयरों के आपको नाम पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं। तो सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं हम पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। उसके बाद जो मिडल वाली लेयर है इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और जो सबसे अंदर वाली है ये जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, इसको बोला जाता है एंडोमेट्रियम। क्या? एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। क्यों ये इंपॉर्टेंट? इसलिए क्योंकि जब वो बच्चा बन जाता है तो वो इस दीवार के साथ आके चिपक जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे आके वो इम्प्लांट होता है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इसकी लेयर है, इसका नाम आपने याद रखना है, एंडोमेट्रियम। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है किसका है? पूरा ये स्ट्रक्चर है किसका? यूट्रस का, ठीक है। यूट्रस के अंदर क्या क्या देखा हमने? एक तो देखा कि इसका ऊपर वाला जो भाग है ये इसको फंडस बोलते हैं, फिर ये बॉडी है इसकी जिसमें कि यूट्राइन कैविटी पाई जाती है, और प्लस इसको बाहर से 3 लेयरों ने कवर किया हुआ जिनके नाम है पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली, मिडिल वाली मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम, ठीक है जी। अब देखिए जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये जो आपको ये जो पोर लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है यहाँ पे, इस वाले भाग को बोलते हैं हम क्या? सर्विक्स। ये है सर्विक्स, और सर्विक्स के अंदर यहाँ पे एक कैनाल होती है, एक पाइप जैसी लगी हुई है जिसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल। सर्विक्स के अंदर कौन सी कैनाल? सर्वाइकल कैनाल। अब ये जो भाग है ये वाला, इसको बोलते हैं वेजाइना, ये है वेजाइना। और वेजाइना के बाहर सबसे मतलब जो आउटर मोस्ट एरिया होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसको हम बोलते हैं क्या? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, या फिर इसको वल्वा का नाम भी दिया जाता है। तो ये है फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये है पूरा आपका फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम। तो पेपरों के लिए, बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक माना जाता है। तो आपने इसको अच्छे से ये डायग्राम बनानी है और प्लस इसके ऊपर आपकी लेबलिंग ज़बरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि बायो में आपको पता है कि अगर डायग्राम अच्छी है, लेबलिंग अच्छी है, तो मार्क्स उसके मिलते हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो देखिए एक चीज़ है यहाँ पे कि ये जो स्ट्रक्चर है जो कि कनेक्ट करता है ओवरी को यूट्रस के साथ, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट। अब हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा डिस्कशन करते हैं यहाँ पे कि कैसे फर्टिलाइजेशन होती है। तो देखिए फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है उस चीज़ को देखो। जैसे बोला जाता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोला जाता है, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होता है।
सबसे पहले तो हमने देखा गैमेटोजेनेसिस होती है, गैमेट्स बनते हैं, है ना, मेल गैमेट बनता है, एक फीमेल गैमेट बनता है ना। अब वो जब मेल गैमेट बनता है तो उसके बाद क्या होता है कि स्पर्म जब बन जाती है टेस्टिस में, जब वो पेनिस के थ्रू आउटसाइड द बॉडी रिलीज होती है तो वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर कैसे जा सकती है। सबसे पहले तो उसके लिए कॉपुलेशन जरूरी है, ठीक है ना। कॉपुलेशन मीन्स मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल। मतलब कि कॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, कॉपुलेशन मीन्स मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है, ये याद रखना अपना। मेल और फीमेल का मिलना, उस प्रोसेस को बोलते हैं बायोलॉजी में हम कॉपुलेशन। तो सबसे पहले तो कॉपुलेशन होगा। कॉपुलेशन के बाद क्या होगा कि जो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो उसमें क्या होगा कि मेल जो होता है वो स्पर्म को इंजेक्ट करता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, ठीक है। तो जब स्पर्म इंटर करती है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर तो उसका फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एंटर करना, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। वहां पे हमने देखा था, है ना, इंसेमिनेशन मीन्स एंट्री ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल टू फीमेल बॉडी, ठीक है, मेल से फीमेल की बॉडी में स्पर्म का आना, उस काम को बोला जाता है इंसेमिनेशन। ये वर्ड भी आपने याद रखना है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जैसे वो स्पर्म जो होती है वो एंटर करती है यहाँ पे, तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि एक इजैकुलेशन में, इजैकुलेशन का मतलब भी यही होता है कि स्पर्म का मतलब कि आउटसाइड द बॉडी या फीमेल की बॉडी में एंटर होना, उसको इजैकुलेशन बोलते हैं, ठीक है। और इंसेमिनेशन मीन्स सेमन जो है ना, वहाँ पे हमने पढ़ा था सेमन का एंटर होना फीमेल के जेनिटल ट्रैक के अंदर। तो देखिए एक इजैकुलेशन में क्या होता है कि माना जाता है कि एक इजैकुलेशन में लगभग 200 से 300 मिलियन, 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म्स जो होते हैं वो एंटर कर जाते हैं फीमेल के इस रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। अब जो 200 से 300 मिलियन स्पर्म एंटर करते हैं उनमें से लगभग 40 से 45% स्पर्म जो होते हैं वो यहाँ पे मार दिए जाते हैं वेजाइना के अंदर, क्योंकि वेजाइना के अंदर जो होता है वो बड़े 1000 ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं। यहाँ पे वेजाइनल फ्लूइड जो होता है वो बड़ा ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है, और यहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो लगभग आधे स्पर्म्स को किल कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से जो बाकी स्पर्म के सेल हैं वो यहाँ से एंटर करते हैं सर्वाइकल कैनाल, सर्विक्स से होते हुए यूट्रस के रास्ते यहाँ से होते हुए, और कहाँ जाते हैं, यहाँ पे एम्प्यूला में जाते हैं। यहाँ पे जाके वो स्पर्म सेल जो होते हैं वो पहुँचते हैं, लेकिन कितने पहुँचते हैं ये भी आपको बताना चाहिए। देखो लगभग 50% तो 40 से 50% के बीच में तो यहाँ पे मार दिए जाते हैं बेचारे, ठीक है। अब जो थोड़े बचते हैं वो जहाँ से जब चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं ऊपर, तो कई तो रास्ते में मर जाते हैं, मतलब उनसे ये जो खतरनाक वाली चढ़ाई है ना ये चढ़ी नहीं जाती है, और वो रास्ते में मर जाते हैं बेचारे सारे के सारे। लेकिन एक जो हीरो होता है ना, मान लो कि एक स्पर्म का सेल वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाता है, वो अपनी उस जगह पे पहुंच ही जाता है जहाँ पे उसने सोच रखा होता है कि मैंने वहाँ पहुँचना है। तो ये एक जो होता है वो पहुँच जाता है वहाँ पे, बाकी सारे के सारे किल कर दिए जाते हैं या मर जाते हैं सारे के, ठीक है। यहाँ पे आके ये स्पर्म का सेल जो होता है वो वेट करता है, और यहाँ पे कितने दिन तक ये रह सकता है, लगभग 5 दिन तक ये जिंदा रह सकता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे वेट किसका करता है, ये अपने दोस्त का वेट करता है। मान लो कि ये दूल्हे राजा जी हैं, इनकी बारात में बाकी जितने बराती आए हुए थे वो सारे के सारे मार दिए गए रास्ते में, जंगल से जब वो गुजरे थे यहाँ से, तो उनको मार दिया गया, है ना, मिलिटेंटों के द्वारा। यहाँ मान लो कि यहाँ पे जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं। अब जो एक बेचारे दूल्हा राजा जी हैं वो तो अपनी दुल्हन के साथ मिलने के लिए उस जगह पहुँच ही गए जहाँ पे कि उन्होंने मतलब कि डिसाइड करके रखा हुआ हमने यहाँ पे मिलना है। तो एम्प्यूला में जाके ये स्पर्म सेल जो होता है वो यहाँ पे वेट करता है, और 5 दिन तक ये वेट करता है। किसका वेट करता है, क्योंकि इसके साथ इसके दोस्त ने, मान लो कि ये दूल्हा जी हैं और इनकी घरवाली ने मिलने इनके साथ यहाँ पे आना है, वो घरवाली जी हमारी यहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है। कहाँ, इस ओवरी के अंदर। ये क्या है, इसको बोल रहे हैं एग है, ये एग है, ठीक है, जिसका मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ उस दुल्हन के साथ जो मिलने जाएगी किसके साथ, जहाँ पे अपने हस्बैंड स्पर्म के साथ। तो ये जो एग है यहाँ से ये अपने मतलब ये घरवाली इसको देख रही है और ये इसको देख रहा है, लेकिन ये चाहकर भी मतलब ये तो ना अंदर आ सकता है यहाँ पे मिलने, और ये ना यहाँ जा सकती है, ये यहाँ से यहाँ नहीं जा सकती। अब क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि हमारी बॉडी में एक सेल ऐसा भी है जो कि ह्यूमन की बॉडी का सबसे बड़ा सेल माना जाता है, उसका नाम है एग या फिर ओवम। लेकिन ये जितना बड़ा है उतना ही मतलब ऐसे समझो नकम्मा है, ये अपनी जगह से आगे पीछे मूव नहीं कर पाता है। अब इसमें कसूर इस बेचारे का भी नहीं है, क्योंकि इसके पास जो एनर्जी बनाने वाला बंदा है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, हर एक सेल के पास एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि पावर हाउस का काम करता है, जो कि एनर्जी का सोर्स मतलब एनर्जी बना के देता है हर एक सेल को काम करने के लिए। तो ये
इसके पास वो एनर्जी बनाने वाला बंदा है नहीं है, ये यहाँ से जा नहीं सकता ऊपर, सिर्फ उसको देख रहा है और बस एक दूसरे को देख रहे हैं और तड़फ रहे हैं मिलने के लिए। अब क्या होता है कि इसकी तड़फ जो होती है वो इससे देखी नहीं जाती, ये जो फिम्बरे हैं, ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस हैं, इनसे इसकी तरफ देखी नहीं जाती है, तो इनको तरस आ जाता है इसके ऊपर। तो ये क्या करती हैं कि ये सोचती हैं कि क्यों ना मैं इनकी मदद कर दूँ इस बंदे की, है ना। तो इसको ये फिम्बरे जो होती हैं यहाँ से, इनकी मदद से फिंगरें जो होती हैं इसको ऐसे पकड़ लेती हैं और इस अपने भाई को यहाँ पे रिलीज कर देती हैं पीछे, ठीक है, फ्लपिंग ट्यूब में। तो यहाँ से ये फ्लपिंग ट्यूब में चला जाता है, किसकी मदद से? फिम्बरे की मदद से। मान लो कि यहाँ पे फ्लपिंग ट्यूब के फर्स्ट पार्ट में ये चला गया इनफंडिबुलम में। अब इसका यहाँ से यहाँ जाना, इसका ओवरी से फ्लपिंग ट्यूब में जाना एग का, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ओवुलेशन। ये आपने याद रखना, ठीक है। क्या वर्ड? ओवुलेशन। ओवुलेशन मीन्स ओवुलेशन, मूवमेंट ऑफ मैच्योर एग फ्रॉम ओवरी टू फैलोपियन ट्यूब। यहाँ से इसका मूव होना यहाँ तक, इस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। और वो हम पढ़ेंगे उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर के 14th डे के ऊपर ये ओवुलेशन होता है, ठीक है जी, वो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्कस करेंगे। अब ये जब यहाँ पे चला जाता है इनफंडिबुलम वाले भाग में, तो यहाँ पे जाके फिर से परेशान हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ तक तो इसने पहुँचा दिया फिम्बरे ने, लेकिन अब ये यहाँ से यहाँ कैसे जाए, क्योंकि चल तो सकता ही नहीं बिल्कुल भी। तो अब इसकी मदद करने के लिए यहाँ पे कुछ सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इस फ्लपिंग ट्यूब के अंदर। ये सीलिया लाइक जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम सीलिया बोलते हैं, ये इस अपने भाई की, मतलब कि इस बंदे की मदद करती हैं। ये सीलिया जो होती है इसको ऐसे पुश करती हैं और मूव करवाने में हेल्प करती है और यहाँ तक पहुँचा देती है, ठीक है। अब ये दोनों मिल जाती हैं आराम से, और मिल के दोनों फ्यूज़ हो जाती हैं, इनकी फ्यूज़न होती है, मिल जाती हैं, और इनके मिलने से जाइगोट तैयार होता है, फर्स्ट सेल बनता है, जहाँ से मतलब कि उस बच्चे का नाम और निशान तैयार होता है, वो है ना। तो यहाँ पे एक जाइगोट बनता है, इन दोनों का मिलना और जाइगोट का बनना, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन से पहले ये सब कुछ होता है, ठीक है। अब देखो जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये अकेला यहाँ पे रह के कुछ इसको मज़ा नहीं आता है, तो ये क्या सोचता है कि क्यों ना मैं भी कुछ अपने जैसे बड़े सारे सेल तैयार कर दूं, मैं अकेला पागल हो गया यहाँ पे बैठ बैठ के। तो अब ये क्या करता है कि अपने आप को डिवाइड करता है जाइगोट, इसमें डिविजन्स आती हैं। ये एक जाइगोट का मान लो ये आगे 2 बना देता है, ऐसे 2 वो जो होते हैं वो आगे 2 बना देते हैं, ऐसे 4 बन जाते हैं, 4 के 8 बनते हैं, 8 के ऐसे 16 बनते हैं, है ना। तो मतलब कि इस जाइगोट की डिवीजन को यहाँ पे एक प्रोसेस है, इसको नाम दिया जाता है जाइगोट की। जब डिवीजन होती है, जब डिवाइड करके आगे मल्टीपल सेल्स बनाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लीवेज। यहाँ पे क्लीवेज, ठीक है, क्लीवेज बोला जाता है, इसको याद रखना अपना, ठीक है। अब देखो 1 से जब 2 बनते हैं, 2 से फिर 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, डबल होते जाते हैं सेल, ठीक है। जब 16 बन जाते हैं तो 16 के 16 सेल जो होते हैं जब ये इकट्ठे हो जाते हैं, 16 सेल्ड स्टेज जो बनती है यहाँ पे, 16 सेल्ड स्टेज को एक नाम दिया जाता है, वो नाम है ब्लास्टुला स्टेज, ठीक है। मतलब कि ये जो 16 सेल यहाँ पे जब बन जाते हैं 16 सेल, इन 16 सेल्स को बोलते हैं ब्लास्टोमर सेल्स, इनको बोलते हैं ब्लास्टोमर्स, और इस स्टेज को ब्लास्टुला स्टेज भी बोलते हैं, और या फिर इसको मारूला स्टेज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्टेज को? ब्लास्टुला और मारूला, ठीक है। अब क्या होता है, ये 16 सेल्ड स्टेज वाली बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। जब 16 से 32 हो जाते हैं तो फिर इस मतलब उस 32 वाली सेल्ड स्टेज को बोला जाता है फिर आगे जाके ब्लास्टोसिस्ट। और ये ब्लास्टोसिस्ट, ये 32 सेल्ड स्टेज के ऊपर ये जो जाइगोट है जिसकी अभी डेवलपमेंट चल रही है, अब इसको हम जाइगोट नहीं बोलेंगे क्योंकि जाइगोट तो होता है सिर्फ एक सिंगल सेल। जब जाइगोट की डिवीजन होती है तो उसको फिर हम एम्ब्रियो का नाम देते हैं, ठीक है। तो अब ये मान लो जो एम्ब्रियो है यहाँ से वो मूव करता है, ठीक है, 32 सेल्ड स्टेज के ऊपर यहाँ से वो मूव करता है और 7 दिन तक यहाँ पे रहता है, 8वें दिन के ऊपर यहाँ से आता है और किसके साथ जाके चिपक जाता है? इस यूट्रस की दीवार के साथ जिसका नाम है एंडोमेट्रियम, ठीक है। इसका यहाँ पे जाके इम्प्लांट हो जाना, एम्बेडेड हो जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ये भी अपना याद रखना, क्या बोलते हैं इसको हम? इम्प्लांटेशन। अटैचमेंट ऑफ विद द वॉल ऑफ यूट्रस दैट इज एंडोमेट्रियम वॉल, द प्रोसेस आर नोन एज इम्प्लांटेशन, ठीक है, इम्प्लांटेशन। ये भी अपने याद रखना, ठीक है, सिंपल भाषा में कि ये जो 32 सेल्ड स्टेज की जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है इस जाइगोट की, इसका यहाँ से मूव होकर सीधा चिपक जाना किसके साथ? एंडोमेट्रियम के साथ। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या? इसको बोला जाता है इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन होती है, उसके बाद आगे क्या होता है?
वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, जिससे थोड़ी मुझे ही दिक्कत आती है उसको अपलोड करने में। तो हम इससे आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यही रहने वाली है। तो